मैंने अपनी सूझबूझ और मेहनत के बलबूते पर एक छोटा सा काम स्टार्ट किया था, जो कि मेरा अच्छा चल रहा था और मेरी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। लेकिन अचानक से एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं की थी। और अब मेरी स्थिति यह हो गई थी कि मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही थी। और यह सब हुआ था मेरे पति के कारण। लेकिन जब एक दिन उन्हें इस सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर मेरा नाम सिमरन है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। वह कहानी जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके तरक्की के पीछे अगर आपसे कोई जलता है तो वह आपके रिश्तेदार ही हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की करो, आप आगे बढ़ो। और सबसे पहले उनका जो हथियार रहेगा आप पर हमला करने का, वह है आपका कैरेक्टर। उन्हें एक पल भी देर नहीं लगेगी आपको बदनाम करने में। और वो सक्सेस भी होते हैं क्योंकि हम उन्हें सक्सेस होने देते हैं। मेरी जिंदगी भी कुछ समय के लिए इसी अंधकार में मिट चुकी थी। लेकिन फिर मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मेरा एक 10 साल का बेटा है और एक 16 साल की बेटी है। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे। मेरे पति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें रोज कहीं पर भी काम मिल जाता तो वो कर लिया करते थे। हमारी कोई फिक्स इनकम नहीं थी। कभी मेरे पति को काम मिलता तो हमें 4 पैसे मिल जाते थे, और नहीं तो फिर मुझे बहुत ही सोच समझकर घर चलाना पड़ता था। मेरे पति मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। और हमारे साथ भी यही हो रहा था। अभी तक तो जैसे तैसे घर चल रहा था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। और कल जाकर मुझे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी देनी थी, और इसके लिए अभी से ही मुझे तैयारी करनी थी। जैसे तैसे मेरा घर चल रहा था। लेकिन आज अगर मेरे पति के कारण बस काम नहीं करते तो वह घर चलना भी मुश्किल हो जाता था। उम्र हो जाने के कारण मेरे पति से अब यह काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। वो बहुत जल्दी थक जाते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा, अब हम क्या करें और कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, कैसे कमाएं कि 4 पैसा घर में आए और हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़े। अपनों से ज्यादा बच्चों की चिंता हो रही थी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे थे और अब मुझे और मेरे पति को यही चिंता खाए जा रही थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या। फिर मुझे एक दिन बैठे यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल ले, शहर के बाहर, जहां वाहन और गाड़ियां आती जाती हो। क्योंकि लोग चाय पीने के लिए और हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए ढाबा पर तो रुकते ही हैं। मैंने अपने पति से यह कहा। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ हैं। मैंने कहा, टीन का छपरा लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे। बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने कान की बालियां गिरवी रखकर जमा कर लिए, जो कि मेरी माँ ने मुझे शादी में बहुत ही प्यार से दिया था। अब मैं अपना छोटा सा ढाबा स्टार्ट कर दिया था। शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत अजीब लगता था, लेकिन अपने बच्चों के खातिर मैंने यह सब बर्दाश्त किया। मेरी जान पहचान वाले मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं रोड के किनारे कैसे चाय और बिस्किट की दुकान खोलकर बैठे रहती हूँ। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर लगी रही। मेरे पति मुझे मना कर रहे थे, यह सब छोड़ दो, लोग न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने उन्हें समझाया, लोगों का काम होता है बोलना, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। और फिर मेरे पति ने मेरी बात समझी और अब हम दोनों उस ढाबे पर बैठने लगे। पहले दिन मैं और मेरे पति अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा था और ज्यादा टेबल कुर्सी ना होने के कारण ग्राहक लोग आते तो थे पर रुकते नहीं थे। और बहुत लोगों को तो
पहले से ही अपने ढाबे फिक्स किए होते थे जहाँ की उन्हें रुकना होता था। हमारा पहला दिन निराश भरा था और कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए। कोई इक्का दुक्का लोग चाय पीने और बिस्किट खाने को रुका करते थे, लेकिन इतना आमदनी नहीं होता था कि हम उससे अपना घर चला सके। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में चले गए और फिर उन्हें एक काम मिल गया जहाँ पैसे कम थे लेकिन काम ज्यादा नहीं था। उन्होंने वो काम कर लिया, लेकिन मैंने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा और अब मैं अपने बेटी और बेटे के साथ वहां जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और अब धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। एक महीने में ग्राहक और भी ज्यादा आने लगे। मैं अब अपने ढाबे पर तरह तरह की बिस्किट और उसके साथ 2-3 तरह की मिठाइयाँ और कुछ नमकीन भी रखने लगी। कोशिश करती रहती जो भी ग्राहक हमारे यहाँ आए वह चाय के साथ साथ बिस्किट, नमकीन और मिठाइयाँ भी खाए। और सच में कुछ दिनों बाद ही जब भी ग्राहक हमारे यहाँ आते थे, चाय बिस्किट तो खाते ही थे, मिठाइयाँ भी पैक करवा कर ले जाते थे। मेरा उत्साह और बढ़ गया। अब मैं अपने ढाबे पर मटन चावल भी रखने लगी। सुबह उठते ही मैं मटन बना लिया करती थी और ग्राहक को आने के 1 घंटे पहले ही चावल भी पका लिया करती थी। मैंने अपने ढाबे के आसपास टेबल कुर्सियों के साथ साथ 2-4 चौकी का भी इंतजाम कर दिया था। अब हमारे यहाँ जो भी ग्राहक आते थे, खाना खाने के बाद 2-4 घंटा आराम भी करते थे, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करती थी। उन लोगों को घर को जैसा खाना मिल रहा था, इसलिए सब खुश रहते थे। और अब करीब 6 महीने बाद हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। अब मुझे अच्छी कमाई होने लगी। मेरे पति जितना कमाते थे उससे डबल कमाई अब ढाबे में होने लगी। मैंने विकट परिस्थितियों में उस ढाबा को खोला था जब हम लोगों के पास एक जरा भी पैसा नहीं था। किसी रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं की थी। मैंने अपने सूझबूझ और अपनी हिम्मत से उस ढाबे को आज उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ पर अब मुझे मेरे बच्चों के उज्जवल भविष्य नजर आ रहे थे। मैंने अपने गहने भी छुड़ा लिए थे जो मैंने गिरवी रखे थे। घर में भी मेरी जरूरत के सारे सामान आ चुके थे। मैं उस ढाबे को और आगे ले जाना चाहती थी और अब मैंने उस ढाबे के आसपास जमीन खरीदने का मन बना लिया, क्योंकि मुझे उतनी आमदनी हो जा रही थी कि मैं एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीद सकती थी। हमें एक नई उम्मीद मिल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 8 महीने हो गए थे। हमारे चेहरों पर रंगत आ गई थी। हम पति पत्नी बहुत ही खुश थे। लेकिन फिर अचानक से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे, तब मेरे पति मुझे कहने लगे, आज से ढाबा हम लोग के लिए बंद और अब उसमें कोई भी काम करने के लिए नहीं जाएगा। यह कहते वक्त तो बहुत ही गुस्से में थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। उनका इस तरह का गुस्सा वाला रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने उनसे कहा, क्या बात हो गई? आखिर आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? हम लोग वहां पर क्यों नहीं जाएंगे? आखिर हमारा ढाबा इतना अच्छा चल रहा है और हमें कितनी अच्छी कमाई हो रही है। इस ढाबे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। मैंने रात दिन इस ढाबे के लिए एक कर दिए थे। ठंडा, गर्मी या बरसात, चाहे जो भी मौसम हो, मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस ढाबा को आगे बढ़ाया है और आज इसका फल हम लोगों को मिल रहा है। इस ढाबे के कारण होने वाली आमदनी से हमारे सारे कर्ज मिट चुके हैं और अब हम लोगों के पास इतने पैसे हैं कि मैं एक छोटी सी जमीन खरीद सकती हूँ। लेकिन आज अचानक अपने मुंह से यह कैसी बात निकाली? वो बोले, मैंने कहा ना, कोई भी अब वहां नहीं जाएगा, ना तू और ना तेरी बेटी। मैंने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन वो और ज्यादा गुस्से हो गए और कहने लगे, अब कोई बात नहीं होगी, मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, लेकिन तू अब वहां पर नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा था। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं वहीं जमीन पर बैठकर
अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति को क्या हो गया। कौन नहीं चाहेगा कि घर में अधिक से अधिक पैसा आए। इस दिन के लिए मैंने न जाने अपनी कितनी रातें अपनी खुली आंखों में काटी थी। उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई और मेरा पति मुझे सख्त हिदायत देकर घर से चले गए। लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की, पूछा क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहां पर रहा, तब वहां कोई ग्राहक नहीं आता था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा और इतनी कमाई होने लगी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया। मेरे तो होश उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या बोलना चाहते थे। मैं समझ गई कि उनका इशारा किस तरफ है। आखिर शादी के इतने सालों बाद भी उनके मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर मुझे एक जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरा वही पति है। अब मैं एकदम खामोश हो गई। मेरे पति ने इशारों ही इशारों में मुझे बहुत बड़ी बात कह दी थी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे पति मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। अब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन ही नहीं किया। उस दिन से मैं बिल्कुल खामोश हो गई और एक पत्थर की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगी। अब कुछ करने को कहने को बचा भी नहीं था और अब मैंने सोच लिया था कि मैं उनको अब कोई सफाई नहीं दूंगी। वो अपना काम करते रहे, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छा तो गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में मैंने जमीन करने के लिए जो पैसे जमा किए थे वो सारे खत्म हो गए और अब करीब 3 महीने बाद उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। अब वो काम नहीं कर पा रहे थे और मैं जैसे तैसे घर संभाल रही थी। हमारी स्थिति फिर पहले जैसी हो गई थी। जब घर के सारे पैसे खत्म होने लगे तब हम लोगों को कर्ज लेने की नौबत आ गई और फिर मैं कर्ज लिया भी, लेकिन मैं कितना कर्ज लेती। एक दिन की तो बात थी नहीं, जिनसे पैसा ली थी उन्हें वापस भी तो करना था। लेकिन घर में पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैंने सोचा कि मैं किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती हूँ, 2 पैसे आ जाएंगे तो 2 वक्त का भोजन हो जाएगा। लेकिन मेरे पति की तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति फिर से मुझसे उसी तरह की बातें करे जो उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे साथ की थी। मैं अब दिन भर बस भगवान से यही प्रार्थना करती थी हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले, क्योंकि सारे रिश्तेदार लोग भी हम लोगों से मुंह मोड़ चुके थे। कोई हमें यह भी कहते थे कि बहुत ही हवा में उड़ रही थी, देखो कैसे जमीन पर आ गई है। मैं बस चुपचाप रहती और अपनी किस्मत को कोसती। एक दिन वो बिस्तर पर थे और मैं उनके लिए खाना बना रही थी। तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ कि उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैंने तुम्हें यह बात कैसे बोल दी। लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी, बल्कि मेरे कानों में तुम्हारे और हमारी बेटी के बारे में ऐसी ऐसी बातें डाली गई थी कि मेरा खून खौल उठा था और मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। अब मैंने उनसे कहा, आप मुझे सच सच बताइए कि आपने मेरे और हमारी बेटी के बारे में क्या सुना और किसके मुंह से सुना। फिर मेरे पति ने जो बात मुझे बताई उसे सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं वो लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे कि मैंने अपनी बीबी और बेटी को अकेले ढाबा पर इसलिए छोड़कर रखा है कि उन्हें देखकर ही आदमी लोग रुकते हैं और जिस कारण इतनी कमाई हो रही है और न जाने क्या क्या। मैंने उस दिन सोच लिया था कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अब यह सब बात नहीं सुनेंगे। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई थी कि समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं
वह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़े, और इसलिए उन लोगों के मन में जो आता है वो बात फैलाने लगते हैं। लेकिन लोग इस हद तक गिर जाएंगे यह मुझे पता नहीं था, और मेरे पति भी उन लोगों के बातों में आ गए थे। लेकिन अपने पति की जगह पर अगर मैं भी होती तो मुझे भी उसी तरह का गुस्सा लगता जिस तरह मेरे पति को लगा था। मैंने अपने पति को कहा कि कहाँ है वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने आएंगे? जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए। आज हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। आप बताएं कौन आया अब हमारी मदद करने? दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती है, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है। और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए, सबको बस बातें बनाना है। अब अगर हम भूखे मर भी जाएंगे तो उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, बोलेंगे। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अंत में बहुत थक कर हार मान लेंगे, क्योंकि वह लोग केवल हमारी पीठ पीछे इस तरह की बकवास कर सकते हैं। सामने आने की तो उनमें हिम्मत ही नहीं होती है। उस दिन के बाद मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था। लोगों की सब देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान करा दिया। जब हम गलत नहीं है तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना? मुझे माफ कर दो। नहीं, उन्हें बदलना होगा, और अगर नहीं बदले तो हमें क्या? हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, आप मेरे साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, और एक बार मुझसे जो गलती हो गई है उसे अब मैं जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा। मैंने कहा, हाँ तो चलो एक बार फिर हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं। हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी पटरी पर आने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।